Hello students, good morning. This is Engineer Lalchand Sejwani and today we will discuss about the further examples on probability of single events. Exercise 15B. Exercise 15B में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज पेज नंबर 432 पे बुक 2 में मौजूद है, D2 में न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन D2 पेज नंबर 432 चैप्टर नंबर 15। एक्सरसाइज 15B में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स consists of 8 Chinese girls, 3 Malaysian girls, 1 Indian girl, 11 Chinese boys, 4 Malaysian boys and 3 Indian boys। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, टोटल 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से 8 चाइनीज़ गर्ल्स हैं, 3 मलेशियन गर्ल्स हैं, 1 इंडियन गर्ल है, 11 चाइनीज़ बॉयज़ हैं, 4 मलेशियन बॉयज़ हैं एंड 3 इंडियन बॉयज़ हैं। If a student is chosen at random to take part in the survey, find out the probability that the student is। अगर कोई भी स्टूडेंट हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो टू टेक पार्ट इन द सर्वे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है कि वो स्टूडेंट गर्ल होना चाहिए। नंबर 2, नॉट अ चाइनीज़ नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 जो है, नॉट एन इंडियन बॉय नहीं होना चाहिए। और नंबर 4 जो है वो यूरेनियन होना चाहिए। तो हमें ये 4 जो पार्ट्स हैं ये हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से हम पार्ट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन अ गर्ल, अगर हम रेंडमली एक स्टूडेंट हम सेलेक्ट करते हैं और वो गर्ल होना चाहिए, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। टोटल गर्ल्स कितनी है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 जो है वो चाइनीज़ गर्ल्स हैं, 3 जो है वो मलेशियन गर्ल्स हैं और 1 जो है वो इंडियन गर्ल है। तो 3 जो है कंट्रीज़ की गर्ल्स हैं, 8 चाइनीज़ गर्ल्स हैं, 3 मलेशियन गर्ल्स हैं और 1 इंडियन गर्ल है। तो ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास हो जाएंगी 8 एंड 3 11 और 1 12 जो है हमारे पास गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स में से। तो probability of choosing a girl, probability of a girl that is equal to, you know what is the formula for probability, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो number of favorable outcomes हमारे पास 12, इन 12 गर्ल्स में से कोई भी गर्ल आ सकती है हमारे पास, तो that is the 12 upon total number of outcomes, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने, 30 स्टूडेंट्स में से 12 जो हैं गर्ल्स हैं और उन 12 गर्ल्स में से किसी को भी हम रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 का टेबल डायरेक्टली मैं लगाता हूँ 2 टाइम और यहाँ पे 6 का टेबल 5 टाइम। तो इस पर टेबल लग जाएगा हमारे पास। टेबल लगने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल हमारे पास आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल दैट इज इक्वल टू 2/5। 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चूजिंग अ गर्ल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पार्ट नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल हमने मालूम कर ली 2/5। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास नॉट ए चाइनीज़ के प्रोबेबिलिटी, उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली कि जो चाइनीज़ नहीं हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स वो कितने हैं। चाइनीज़ में स्टूडेंट्स में आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 8 चाइनीज़ गर्ल्स हैं और 11 चाइनीज़ बॉयज़ हैं। तो टोटल चाइनीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास 19 हो जाएंगे, 8 चाइनीज़ गर्ल्स और 11 चाइनीज़ बॉयज़, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। नॉट चाइनीज़ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट चाइनीज़, वो हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 30 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो हमारे पास चाइनीज़ जो नहीं है वो हमारे पास आ जाएंगे 30 माइनस 19 बाकी आ जाएगा 11। तो 11 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो चाइनीज़ नहीं है, 11 स्टूडेंट्स आर नॉट चाइनीज़। तो अब हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चाइनीज़ अगर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ चाइनीज़ अगर हम निकालेंगे तो अपॉन में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हैं यहाँ पे 30,
टोटल स्टूडेंट्स 30 है, और नॉट अ चाइनीज़ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नॉट अ चाइनीज़ जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है, नॉट अ चाइनीज़ कितने हैं 11। तो यहाँ पे अगर टेबल लग रहा है तो टेबल लगाएंगे, अदरवाइज हमारे पास जो है इसका आंसर हमारे पास यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ चाइनीज़ जो है हमारे पास 11/30, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है पार्ट नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में है नॉट एन इंडियन बॉय। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इंडियन बॉय नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, बाकी जो भी चीज़ें गिवन हो, जो भी वहाँ पे जो गर्ल्स बॉयज़ वगैरह दिए हुए हो वो भले हो, मगर इंडियन बॉय नहीं होनी चाहिए, इंडियन गर्ल भले हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंडियन, जो इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन बॉय नहीं हो, स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंडियन बॉय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंडियन बॉयज़, जो इंडियन बॉयज़ नहीं हो। इंडियन बॉयज़ कौन कौन से नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 जो है हमारे पास वो इंडियन बॉयज़ हैं, 3 जो है वो इंडियन बॉयज़ हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग है 30 में से अगर 3 को माइनस करेंगे, बाकी जो है वो इंडियन बॉयज़ नहीं होंगे। तो 30 - 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो 27 ऐसे स्टूडेंट हैं उन 30 में से जो इंडियन बॉयज़ नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इंडियन बॉय अगर ये मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इंडियन बॉय अगर हम मालूम करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। नीचे जो हम 30 लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल स्टूडेंट्स, और ऊपर जो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 27, क्योंकि 27 जो है वो इंडियन बॉयज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम 3 का टेबल लगाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 9 द 27, 3 10 द 30। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन इंडियन बॉय 9/10। ये जो 9/10 जो है प्रोबेबिलिटी, ये उस चीज़ की प्रॉपर्टी है कि हम जो इंडियन बॉय नहीं सिलेक्ट कर रहे, बाकी दूसरा कोई स्टूडेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो स्टूडेंट जो है वो यूरेशियन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि यूरेशियन स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में यूरेशियन जो है स्टूडेंट्स का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है, तो मतलब स्टूडेंट्स हु आर यूरेशियन दोज आर 0 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो यूरेशियन है। 30 स्टूडेंट्स जो थे उनमें से कोई भी स्टूडेंट यूरेशियन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यूरेशियन, तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 30 और अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0/30 अगर करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। मतलब हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है जो रेंडमली सिलेक्ट करें वो यूरेशियन आएगा। तो हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की, क्योंकि यूरेशियन जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि उस इवेंट में हमारे पास वो यूरेशियन है ही नहीं। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, और क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी यूरेशियन स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं किया गया है। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि शिरली हैज़ 5 novels and 5 comics books in her bag. 3 of her books are in Japanese, 2 of which are comic books. तो शिरली के पास 5 नॉवेल्स हैं और 5 जो है वो कॉमिक बुक्स हैं। 5 नॉवेल्स हैं और 5 कॉमिक बुक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स शिरली के पास है वो 5 + 5 10 हो जाएंगे। 3 of her books are in Japanese, 3 बुक्स जो हैं वो जापानीज लैंग्वेज में हैं। 2 of which are comic books, अच्छा उन 3 जापानीज में जो है 2 जो है वो कॉमिक्स की हैं। मतलब 3 में 2 अगर कॉमिक्स की हैं तो एक जो है वो नॉवेल की होगी, क्योंकि 2 टाइप्स की बुक्स हैं, एक तो नॉवेल है या दूसरा कॉमिक्स है। तो अगर जापानीज में से 2 जो है वो अगर कॉमिक्स की हैं तो एक जो है वो नॉवेल की होगी, क्योंकि 3 जापानीज बुक्स हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद में द रेस्ट ऑफ हर बुक्स आर इन इंग्लिश, तो 3 बुक्स जो जापानीज़ की हैं और दूसरी जो हैं वो सारी जो है वो इंग्लिश में है। रेस्ट ऑफ हर बुक्स आर इन इंग्लिश। इफ़ अ बुक इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम हर बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नंबर 1 अ बुक इन जापानीज़। अगर हम रेंडमली कोई भी बुक सेलेक्ट करें उनके बैग से, तो हमारे पास बुक जो है वो जापानीज़ की निकलनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और नॉवेल
विच इज़ इन इंग्लिश, नंबर 2 पार्ट है अ नॉवेल विच इज़ इन इंग्लिश, कि हमारे पास एक नॉवेल निकले और वो इंग्लिश में नॉवेल हो। तो हमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ये दोनों हमें मालूम कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इसको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है अ बुक इन जापानीज़। तो आपको पता है कि टोटल जापानीज़ बुक्स हैं वो कितनी जापानीज़ बुक्स थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 बुक्स आर ऑफ जापानीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज़, नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जापानीज बुक दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी है 10 बुक्स जो है ये नीचे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितनी बुक्स जापानीज में है 3 बुक्स जापानीज में। तो इन तीनों बुक्स में से कोई भी बुक हम रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 3/10। यहाँ पे टेबल नहीं लग रहा तो यही हम इसको हम आंसर ही लिखेंगे। ये जो है आंसर, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ सेलेक्टिंग अ जापानीज बुक। तो जापानीज बुक निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/10 हो जाएगी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, अ नॉवेल विच इज़ इन इंग्लिश। एक ऐसा नॉवेल निकले कि वो इंग्लिश में हो। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉवेल्स टोटल कितने थे। क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो नॉवेल टोटल जो है वो 5 थे। 5 नॉवेल्स में से क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि जापानीज़ की जो 3 किताबें थी, 3 किताबें जो जापानीज़ की थी उसमें 2 जो हैं वो कॉमिक्स की किताबें थी, 2 कॉमिक्स की किताबें थी। तो एक जो होगी वो नॉवेल की किताब होगी, वो जापानीज़ की होगी। जापानीज़ की एक किताब जो है वो नॉवेल की होगी, ठीक है। तो जापानीज़ की जो है एक किताब अगर नॉवेल की है तो टोटल नॉवेल जो है हमारे पास 5 हैं। अगर क्वेश्चन के शुरू में लिखा गया है कि 5 नॉवेल्स की किताबें और 5 कॉमिक्स की किताबें, अगर टोटल किताबें 5 नॉवेल्स की हैं और एक अगर जापानीज़ की किताब नॉवेल की है तो बाकी जो 5 में से अगर एक माइनस करेंगे तो बाकी 4 जो हैं वो इंग्लिश नॉवेल्स की किताबें होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जापानीज़ में जितने नॉवेल थे उसको माइनस करेंगे टोटल नॉवेल्स में से, तो हमारे पास इंग्लिश में कितने नॉवेल्स थे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने देखा कि टोटल नॉवेल्स हमारे पास क्वेश्चन में 5 थे। 5 में से जब हमने जापानीज़ का नॉवेल जो है वो एक था। कैसे एक था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि 3 ऑफ द बुक्स आर इन जापानीज़, 3 बुक्स जापानीज़ की है, उन 3 में से 2 जो हैं वो कॉमिक्स की बुक्स हैं। तो एक बुक जो होगी वो नॉवेल की बुक होगी। तो एक नॉवेल की बुक यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 जो है ये इंग्लिश नॉवेल्स की किताबें आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 4 नॉवेल की बुक्स जो इंग्लिश की हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आउट ऑफ द 10 बुक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉवेल इन इंग्लिश, नॉवेल इन इंग्लिश दैट इज इक्वल टू, नीचे 10 लिखेंगे और ऊपर जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 4। तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल अगर हम लगाएंगे इस पे 4 पे और 10 पे, तो 4 पे 2 टाइम और 10 पे 5 टाइम। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 2/5। 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉवेल विच इज़ इन इंग्लिश। जो हम किताब निकालेंगे और वो नॉवेल की होगी और वो इंग्लिश की होगी। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इस तरह का पाई चार्ट बना हुआ है, एक इस तरह के सर्कुलर ग्राफ एक बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट। तो इसमें जो है हमारे पास लिखा हुआ है सर्वे इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 फ्रूट्स एप्पल, पपैया, गवा एंड मैंगो। ये 4 नाम हैं फ्रूट्स के, एप्पल, पपैया, गवा एंड मैंगो। ये 4 फ्रूट्स जो हैं ये लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्रीफर, जो क्लास में एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो प्रीफर कर रहे हैं ये 4 फ्रूट्स जो हैं, और उनके एंगल ऑफ सेक्टर्स जो हैं ये पाई चार्ट में गिवन है हमारे पास। द पाई चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्रीफर्स नंबर 1 एप्पल। अगर नंबर 1 में के स्टूडेंट जो है वो एप्पल प्रीफर करे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। नंबर 2 मैंगो प्रीफर करे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। और नंबर 3 पपैया और गवा, पपैया प्रीफर करे या गवा प्रीफर करे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। पपैया प्रीफर करे या गवा प्रीफर करे, इन दोनों में से कोई भी एक फ्रूट जो है वो प्रीफर करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ सेक्टर इसकी निकालें, कंप्लीट एंगल
आपको पता है कि कंप्लीट एंगल जो हमारे पास है सर्किल की वो कितनी होती है, कंप्लीट एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। कंप्लीट एंगल हमारे पास सर्किल की जो है वो 360 डिग्रीज होती है। तो नंबर 1, तो हम एपिल की जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एपिल। तो वो किस तरह से निकलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एपिल जो हमारे पास है वो 150 डिग्री है इसमें जो है पाई चार्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एपिल, एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एन एपिल दैट इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एपिल, तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एपिल और या ऑफ चूजिंग एन एपिल। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एपिल एपिल चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, कंप्लीट एंगल हमारे पास नीचे लिखेंगे यहाँ पे, और एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एन एपिल जो है वो ऊपर लिखेंगे 150 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 में कट जाएगा और यहाँ पे जो है टेबल लगेगा 15 और यहाँ पे 36। तो 3 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम और 3 का टेबल यहाँ पे 12 टाइम। तो हमारे पास 5/12 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ सिलेक्टिंग एन एपिल। तो यहाँ पे 5/12 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12। ये प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है ऑफ सिलेक्टिंग एन एपिल, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 है मैंगो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो मैंगो की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मैंगो निकालेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मैंगो अगर हम निकालेंगे तो ये जो एंगल्स हैं 150, 45 और ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल याद रखिएगा कि ये इस तरह से अगर स्क्वायर बॉक्स बना हुआ छोटा सा तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल। दिस इज अ राइट एंगल और दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। ये जो है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों को जब हम प्लस करके 360 में जब माइनस करेंगे तो ये वाली एंगल आ जाएगी मैंगो की। तो एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मैंगो अगर हम निकालेंगे तो 360 माइनस 150 प्लस 90 प्लस 45। तो इन तीनों को प्लस करके और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मैंगो आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस, तो यहाँ पे इन तीनों को प्लस करके हमारे पास ये आ जाएगा 285। इसको जब हम इसे माइनस करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैंगो अगर हम निकालेंगे तो अपॉन के नीचे जो है हम कंप्लीट एंगल लिखेंगे 360 डिग्रीज और ऊपर जो है हम 75 डिग्रीज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 15 का टेबल अगर लगाना चाहें तो हम 15 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम 15 5 द 75 और यहाँ पे अगर हम टेबल लगाएंगे तो 15 2 द 30 और 6 यहाँ पे जाएगा 60 हो जाएगा। तो 15 4 द वो हो जाएगा हमारे पास 60, 15 4 द 60। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैंगो हमारे पास आ जाएगा 5/24। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मैंगो की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी दैट इज 5/24। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है कि हमारे पास या तो पपैया आ जाए या गवा आ जाए, पपैया और गवा, पपैया और गवा, या पपैया आ जाए या गवा आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल ऑफ सेक्टर पपैया की और गवा की टोटल एंगल ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास, टोटल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पपैया एंड गवा, टोटल एंगल ऑफ सेक्टर
ऑफ पपैया एंड गवा दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। तो इसकी डिग्रीज को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्रीज। 135 डिग्रीज जो है ये एंगल है पपैया और गवा की एंगल ऑफ सेक्टर। तो इसको जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो इसको हमें अपॉन में डिवाइड करना पड़ेगा 360 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पपैया और गवा, यहाँ पे लिखेंगे पपैया और गवा, तो नीचे जो अपॉन में 360 लिखेंगे और ऊपर जो है हमारे पास 135 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे 45 का टेबल लगाएंगे तो 45 का यहाँ पे आ जाएगा, लग जाएगा 3 टाइम और यहाँ पे लग जाएगा 8 टाइम। तो हमारे पास जो है पपैया और गवा की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 3/8। 3/8 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पपैया और गवा, कि हम जो फ्रूट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं रेंडमली, दैट इज़ पपैया और गवा। तो इस तरह से हम जो है ये वाला क्वेश्चन, पाई चार्ट का क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं, जिसमें कंप्लीट एंगल हमारे पास 360 डिग्री से हम निकालते हैं। आपको पता है ये सारी चीज़ें हमें पता है, सर्किल, कंप्लीट सर्किल की एंगल 360 होती है और हर एंगल ऑफ सेक्टर की जो है वो हर फ्रूट के एंगल ऑफ सेक्टर के हिसाब से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो जो है फेवरेबल आउटकम इसको लेके उसके उस हिसाब से हम जो है ना इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है रेगुलर ऑक्टागोन इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। ये हमारे पास रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब है कि ऐसा ऑक्टागोन, ऑक्टा मतलब जिसके 8 साइडें हों, 8 साइडेड फिगर, 8 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागोन। तो यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टागोन है। और रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब है कि जिसकी 8 साइडें बराबर हो आपस में, इक्वल 8 साइडेड फिगर, दैट इज कॉल्ड रेगुलर ऑक्टागोन। तो अ रेगुलर ऑक्टागोन इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। ये जो ऑक्टागोन है ये डायग्राम बुक में भी दी हुई है और यहाँ पे मैंने ड्रा किए। ये ऑक्टागोन जो है रेगुलर ऑक्टागोन ये 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पी रीजन है, ये वाला जो है ये क्यू है और ये आर है ये पोर्शन, और ये जो है रीजन है ये पूरा एस रीजन है। तो ये पी क्यू आर एस 4 रीजन्स में ये डिवाइड किया गया है। वेयर ओ इज इट्स सेंटर, और ये ओ जो है ये इसका सेंटर है ऑक्टागोन का। पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन द ऑक्टागोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन नंबर 1 द रीजन आर, नंबर 2 द रीजन एस, नंबर 3 द रीजन पी और क्यू। तो पॉइंट एक रेंडमली सिलेक्ट किया गया है इस ऑक्टागोन में। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पॉइंट जो है वो रीजन आर में जो लाई कर रहा हो, नंबर 2 जो है पोर्शन पार्ट है हमारे पास वो रीजन एस में लाई कर रहा हो, और नंबर 3 पार्ट है वो रीजन पी और क्यू, पी या क्यू में, दोनों में से किसी भी रीजन में लाई कर रहा हो। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स को हम आइए हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस अगर डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये डायग्राम तो 8 साइडेड ऑक्टागोन है, रेगुलर ऑक्टागोन है, ठीक है, दैट्स ओके। बट यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये एक जो है ना ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस कोने से लेकर इस कोने तक यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन ये बना रही है, और स्ट्रेट लाइन के इस तरफ जो है जितने भी पोर्शन है वही पोर्शन इस तरफ है। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे कितने पोर्शन टोटल, यहाँ पे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, 4 साइडेड डायग्राम इस तरफ है, और इसी तरह 4 साइडेड 1 2 3 4 साइडेड डायग्राम इस लाइन से इस तरफ है। मतलब ये पूरी डायग्राम जो पूरा ऑक्टागोन जो है ये हाफली डिवाइड किया गया है, इस स्ट्रेट लाइन से इस तरफ और स्ट्रेट लाइन से इस तरफ भी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, लेट सपोज ये यही स्ट्रेट लाइन में लेट सपोज इस तरफ से मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन के इस तरफ और स्ट्रेट लाइन के इस तरफ आपको पता है कि पूरे सर्किल की एंगल हमने अभी पढ़ी है पिछले एग्जांपल्स में भी, पूरे सर्किल की एंगल, कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास वो कंप्लीट एंगल होती है 360। तो स्ट्रेट लाइन के इस तरफ और स्ट्रेट लाइन के इस तरफ
अलग अलग अगर हम एंगल निकालेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगी। 360 का हाफ कितना होता है 180। 180 डिग्री इस तरफ भी होता है और 180 डिग्री जो है वो एंगल वो इस तरफ भी होता है। इस एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल और लीनियर एंगल, स्ट्रेट एंगल और लीनियर एंगल। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइन के, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो है वो लाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल और लीनियर एंगल। और वो एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो लाइन के इस तरफ भी 180 डिग्री होता है और लाइन के इस तरफ भी 180 डिग्री होता है। तो 180 और 180 मिलकर कंप्लीट सर्किल बनाते हैं। तो और वो जो कंप्लीट सर्किल जो एंगल है वो 360 का होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस लाइन से इस तरफ जो एंगल होगी वो पूरी की पूरी जो है पूरी जो है 160, तो पूरी की पूरी जो होगी एंगल वो 180 डिग्री एंगल होगी। मगर हमें ये भी पता है कि यहाँ पर देखें ये पोर्शंस इक्वल है। ये पोर्शन 1 2 3 4, तो ये लाइन जो है ये लाइन, इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो ये इस पूरे जो डायग्राम को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायग्राम है, ये आधी डायग्राम, इसको हाफ करेगी। ये लाइन जो है ये हाफ करेगी। तो ये 180 डिग्री जो एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन जो है ये इसको आधा आधा करेगी, इस वाली डायग्राम को आधा आधा करेगी, डिवाइड करेगी। क्योंकि ये जो पोर्शंस बने हुए हैं ये इक्वल साइड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री को हम इस तरह से शो करते हैं। ये इस तरह का बॉक्स मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया, इसको 90 डिग्री कहते हैं। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और इस तरफ भी, यहाँ पे भी, इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 90 डिग्री इसका भी हो जाएगा। पी पोर्शन की एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यू पोर्शन का भी एंगल जो है एंगल ऑफ सेक्टर वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे 90 डिग्री वाले पोर्शन में। तो 90 डिग्री वाला पोर्शन जो है ये, इसमें दो जो है सेक्शंस हैं, दो साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। तो एक का अगर हम निकालेंगे तो एक का, तो 90 का भी हाफ हो जाएगा। 90 का हाफ कितना होता है 45। तो यहाँ पे देखें ये एक साइड है, सिर्फ एक साइड है, आर में एक साइड है। तो इसका एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 45 डिग्रीज, ठीक है 45 डिग्रीज। ये हमें समझ के करना होता है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम गिवन थी। तो एंगल ऑफ सेक्टर्स हमें समझ के निकालने हैं। तो एक जो है हमारे पास इसका सेक्टर का जो है एंगल है वो है 45। तो यहाँ पे एस में अब देखें, एस में कितने हैं 1 2 3 एंगल ऑफ सेक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे 45 जो है ये एक सेक्शन बना हुआ है, इसका एक सेक्शन। तो 3 का कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 3, वो होता है हमारे पास 135। तो यहाँ पर ये जो एंगल जो हमारे पास हो जाएगी एस की पूरी जो है 135 हो जाएगी। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा वगैरह आता है तो उसके पोर्शंस किस तरह से बने होते हैं, वो इस तरह से बने होते हैं, बिल्कुल स्लाइसेस इस तरह से बने हुए होते हैं। अगर हम एक स्लाइस सिर्फ लेते हैं, लेट सपोज ये ऑक्टोगोन की स्ट्रक्चर में पिज़्ज़ा है हमारे पास, तो एक स्लाइस अगर हम लेते हैं तो वो 45 डिग्री एंगल का मतलब बन जाएगा अगर ऑक्टागोन में है। तो अगर दो पीसेस रहते हैं, दो पीसेस, तो 45 एक का और 45 दूसरे का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 पीसेस लेते हैं, 1 2 3 पीसेस लेते हैं तो उसका 45 3 मरतबा हो जाएगा। या 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरह से इतना बड़ा जो एंगल बन जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे एक पोर्शन की एंगल 45 है, तो ये 3 पोर्शन की एंगल है 45 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 2 की मालूम करनी है तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी होगी 90, जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। ये स्क्वायर बॉक्स हमेशा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है या राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी 2 पोर्शन है तो ये भी 90 डिग्री या राइट एंगल हो जाएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। कंप्लीट एंगल हम लिखेंगे इसकी, कंप्लीट एंगल जो होती है हमारे पास 360 डिग्रीज होती है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, क्योंकि 180 एक तरफ और 180 दूसरे तरफ। ये मैंने आपको बता दिया, लाइन के इस लाइन के 180 उस तरफ होता है और 180 इस तरफ होता है। तो कंप्लीट एंगल हमारे पास है वो 360 डिग्रीज होती है। तो हमें एक जो पॉइंट जो है रेंडमली जो है वो चूज़ करना है और वो पॉइंट जो है रीजन आर में लाई करे। तो हमें उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंट
लाइज इन और दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ और, एंगल ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ और, एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ रीजन और अपॉन कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ रीजन आर अगर हम निकालेंगे तो रीजन आर की एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास कितनी है 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 अपॉन कंप्लीट एंगल हमारे पास है 360 डिग्रीज। तो अगर हम इसको जो हम 45 डिग्रीज को 45 का टेबल अगर लगाएंगे यहाँ पे 1 टाइम और इस पे टेबल लगेगा 8 टाइम, 8 टाइम टेबल लगेगा, तो 1/8 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी उस पॉइंट की जो आर रीजन में लाए होगा, जो आर रीजन में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। उसके बाद में हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में रीजन एस की अगर में लाए करें वो पॉइंट तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें रीजन एस। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो उसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंट लाइज इन एस द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एस अपॉन कंप्लीट एंगल। अगर हम इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट लाइज इन एस वो जो बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एस अपॉन कंप्लीट एंगल। तो हमने देखा कि एंगल ऑफ सेक्टर एस की एंगल ऑफ सेक्टर कितनी बनी थी, 3 पोर्शंस थे उसमें, 3 साइड्स थे, 135 अपॉन 360। तो यहाँ पे 45 का टेबल लगाएंगे तो 3 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम, तो 3/8 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इन द रीजन एस। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रीजन पी और क्यू कि वो पॉइंट जो है यहाँ रीजन पी में लाई करे या तो क्यू में लाई करे। और हमें पता है कि रीजन पी की जो एंगल थी वो 90 डिग्री राइट एंगल था और क्यू में भी राइट एंगल था, तो 90 और 90 180। तो हम ऊपर जो लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पी और क्यू 180 अपॉन 360, और वो जो 180 और 360 पे अगर टेबल लगाएंगे तो अगर 90 का टेबल लगाते, चलो 180 का ही लगाएं, अगर 180 का ही टेबल लगाएं तो 1 टाइम और 2 टाइम, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ द रीजन पी और क्यू। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रीजन पॉइंट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन द रीजन पी और क्यू दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर पी और क्यू अपॉन कंप्लीट एंगल। और पी और क्यू दोनों की जो है एंगल ऑफ सेक्टर जो 90 और 90 होती है, तो 90 + 90 करेंगे तो 180 आ जाएगा, और टेबल हम जब लगाएंगे तो 1 टाइम और 2 टाइम 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि पॉइंट जो हमारा रीजन पी या रीजन क्यू में लाई करेगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है देयर आर 15 गर्ल्स एंड एक्स बॉयज एट अ स्कूल परेड स्क्वायर। स्कूल की परेड होती है उस स्क्वायर फॉर्म में 15 गर्ल्स हैं और एक्स बॉयज़ हैं। गर्ल्स की तादाद पता है हमें 15 गर्ल्स हैं और बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास एक्स बॉयज़ हैं स्कूल की परेड में। नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हमारे पास है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। तो हमें एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स की टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स तो 15 है मगर बॉयज़ जो है वो एक्स बॉयज़ हैं। तो एक्स की टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन निकालनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर 1 में हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 15 गर्ल्स हैं और एक्स बॉयज़ हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी जो शो कर रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 15 + x, 15 गर्ल्स और प्लस जो है एक्स बॉयज़। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 15 + x। उसके बाद में पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 है कि स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हमें एक्सप्रेशन निकालनी है एक्स की टर्म्स में फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल, कि हम अगर हम गर्ल एक स्टूडेंट सेलेक्ट करें जो गर्ल होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो उसकी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे अभी। तो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल। तो हमें पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हम नीचे लिखेंगे
और गर्ल्स कितनी है वो हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हमने अभी पार्ट नंबर 1 में मालूम किया, दैट इज 15 प्लस एक्स। तो 15 प्लस एक्स इसको नीचे लिखेंगे और गर्ल्स कितनी है वो ऊपर लिखेंगे। गर्ल्स कितनी है इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि देयर आर 15 गर्ल्स, 15 गर्ल्स हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें बॉयज़ जो हैं वो एक्स बॉयज़ है। तो ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी 15/15 प्लस एक्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन आएगी, जिसमें कि हम जो रेंडमली एक सिलेक्ट करें स्टूडेंट वो गर्ल होगा। उसके बाद में पार्ट नंबर 3, गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इन पार्ट नंबर 2 इज 1/5। तो गिवन है हमारे पास कि पार्ट नंबर 2 में जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 है। प्रोबेबिलिटी जो पार्ट नंबर 2 की वो है वो 1/5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकाली क्योंकि इसमें एक्स है ना। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी इज 1/5। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन दैट 15/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/5, 1/5 के बराबर है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि हम अपान में अगर इज इक्वल टू के इस तरफ और इज इक्वल टू उस तरफ, दोनों तरफ अगर अपान वाले चीज़ें हों तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 5 इज इक्वल टू ये 15 प्लस एक्स को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कोई भी रकम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही जवाब आएगा 15 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 75, 15 5 × 75, 75 ये प्लस का 15 है, इस तरफ आएगा माइनस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास अगर माइनस होगा तो ये 60 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 60। तो हमें यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में x की वैल्यू ही निकालनी थी, x की वैल्यू ही निकालनी थी। जब प्रोबेबिलिटी जो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास आई है ये प्रोबेबिलिटी 1/5 के बराबर हो तो x की वैल्यू निकालनी है। तो और x की वैल्यू हमारे पास 60 आई है। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।